हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये सब ग्राफ के द्वारा बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है और पहले ही चैप्टर में है वेक्टर अलजेब्रा में। तो इससे पहले लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स वगैरह बताए थे, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को जरूर देखें और फिर इसको भी देखें। और मैं लेक्चर बाय लेक्चर देता रहूँगा, आपकी पूरी किताब हो जाएगी और लगभग यहाँ मैं 30 लेक्चर दूंगा जो लगभग आपके पूरे टॉपिक आ जाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन क्या होता है वो बताते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स होता है स्थानांतरण करना। अगर मैं कोई एक ग्राफ बनाऊं, उस ग्राफ को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दूं, स्थानांतरण कर दूं, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए ग्राफ से कैसे होता है। तो ट्रांसलेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है W इक्वल टू जेड प्लस अल्फा। अब तुम ये कहोगे कि W और Z क्या है, तो वो देखिए W इक्वल टू होता है एफ जेड और एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, अर्थात जो W होगा वो U प्लस आई वी होता है और Z इक्वल टू होता है X प्लस आई वाई। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो जेड प्लेन में बनाऊंगा और फिर उस ग्राफ को स्थानांतरण करूंगा डब्ल्यू प्लेन में। बस इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए मान लीजिए मैं एक जेड प्लेन ले रहा हूं। ये जेड प्लेन में मैंने ले लिया x प्लस आई वाई, मैं रख रहा हूं जेड प्लस में 2 प्लस आई इंटू 3। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। आइए तो इसकी मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z प्लेन। तो x की वैल्यू 2, यहां 1 और यहां 2, y की वैल्यू 1 2 3। तो x बराबर 2 पे यहां तक जाएगा और y इक्वल टू 3 पर। तो ये ग्राफ इतना बनेगा, ये बन गया इस पॉइंट के लिए। किस पर? जेड प्लेन पर। जब मैंने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखा है तो तुम कुछ भी रख सकते हो। आइए अब w प्लेन में इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। w प्लेन में ये कह रहा है z प्लस अल्फा। अब मैं अल्फा बराबर कुछ ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से अल्फा इक्वल टू ले लिया 2 प्लस 5i। क्या ले लिया? 2 प्लस 5i। तो w इक्वल टू क्या होता है, यहां देखिए x प्लस आई वाई और अल्फा की जगह पर 2 प्लस 5i। तो w इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस आई वाई प्लस 5। यहां जब x इक्वल टू 2 है तो 2 और 2 4, तो यहां 4 हो जाना चाहिए। y इक्वल टू आपने 3 रखा है तो 3 और 5 8। ये कब हुआ कि जब z इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3 या 3i लिख दो, तब w इक्वल टू अल्फा की कंडीशन में 2 प्लस 5i, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 4 प्लस 8i हो गया, i8 या 8i जैसे भी आप लिखे अच्छा लगेगा, ये 8i ऐसे। तो आइए अब w प्लेन, w के लिए मैंने बताया u प्लस आई भी। तो यहां ये u हो गया और ये v और ये w प्लेन। तो इसमें जब x की वैल्यू यहां 2 है तो u की वैल्यू कितनी है, यहां 4 है, क्योंकि w इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी। तो यहां इससे बड़ा बनना चाहिए लेकिन मैं तो थोड़ा ग्राफ छोटा ही बना रहा हूं। तो u x की वैल्यू यहां 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 यहां तक। अगर y की वैल्यू 3 है तो यहां v की वैल्यू 8 होगी, तो यहां तक जाएगा, ये फिगर बिगड़ जाएगी, यहां तक जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे पॉइंट ऐसे बन जाएगा, यहां से जाएगा यूं, जगह थोड़ी कम है तो ये देख लो ऐसे ये बन जाएगा। तो अब आप देखिए इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं कि मैंने जेड प्लेन पर जो ग्राफ बनाया वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, लेफ्ट और राइट जा सकता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट। वो कैसे जा सकता है कि यह नेगेटिव वैल्यू मान लेता, नेगेटिव में तो इधर चला जाता। ठीक है,
तो लेफ्ट या राइट जा सकता है और यहां से ये स्थानांतरण हो जाता है। तो इसी को बस ट्रांसलेशन कहते हैं कि इस ग्राफ को मैंने यहां से यहां डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन किसके द्वारा हुआ ये? अल्फा के। अल्फा पे डिपेंड करता है कि ये लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो ऊपर नीचे भी जा सकता है, वाई की वैल्यू नेगेटिव भी निकल सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट और राइट जाता है। और आपकी फिजिक्स में थोड़ा सा ही सिर्फ टॉपिक है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ग्राफ को जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में स्थानांतरण करूं, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं हम, रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है कि किसी भी ग्राफ को एक पर्टिकुलर एंगल पर मैं मूव कर दूं। आइए उसका ग्राफ बनाता हूं और उसकी इक्वेशन क्या होती है? रोटेशन और ये होती है W इक्वल टू ई की पावर आई थीटा जेड। W तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया, U प्लस आई वी। जेड इक्वल आपको पता है X प्लस आई वाई। जो ये जेड है, जेड प्लेन में जो भी मैं कर्व बनाऊं, इस थीटा के अकॉर्डिंग W प्लेन में वो कर्व टर्न हो जाएगी। कितने एंगल पर? ये थीटा पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो मैं यहां एक जेड प्लेन में ग्राफ बना रहा हूं, ये X, ये Y और ये जेड प्लेन। तो ये मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, इसके पॉइंट नहीं बना रहा, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया आपको, ये P Q R S। अब ये W प्लेन में ग्राफ बनेगा, ये W प्लेन, ये U और ये V। तो ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर एंगल जो थीटा दे रखा है इस पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जैसे मैंने यहां मूव करा दिया। तो ये ग्राफ यही बनेगा जो कि, तो ये P Q R S, लेकिन ये जो मूव किया ये कितने एंगल पर किया? थीटा पर। तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल पर ग्राफ को मूव कर दिया जाए तो वो रोटेशन कहलाता है, और करेगा जब यहाँ e की पावर आई थीटा हो, ठीक है। तो यहाँ से ये जितना एंगल होगा उतने एंगल पर ये कर्व मूव कर जाएगी, तो ये कहलाती है रोटेशन। आइए रोटेशन के बाद अगला टॉपिक उठाते हैं हम, रिफ्लेक्शन। क्या उठाते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले हम आपको बताएंगे इन्वर्जन, वो भी है। तो इन्वर्जन थोड़ा अलग टाइप का है। इन्वर्जन का मतलब है केवल इनवर्स। क्या? इनवर्स। देखिए इन्वर्जन, इन्वर्जन के लिए क्या है, और इसकी जो कर्व होती है W इक्वल टू 1/Z होती है। ऐसी कंडीशन में Z अगर नीचे लूं कॉम्प्लेक्स तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऊपर इनवर्स लेने में परेशानी आएगी। तो मैं क्यों ना इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लूं, तब आपको समझाऊं। आइए पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। Z इक्वल टू होता है X प्लस आई वाई, और X इक्वल टू होता है R cos थीटा प्लस आई वाई इक्वल टू R साइन थीटा। इसमें से R कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा R e की पावर आई थीटा। ये यूलर थ्योरम होती है। तो Z इक्वल टू आ गया R e की पावर आई थीटा पोलर फॉर्म में। तो अब ये W इक्वल टू बन गया 1/R e की पावर आई थीटा। तो W इक्वल टू 1/R e की पावर माइनस आई थीटा। जो Z प्लेन में कर्व बनेगी, अगर उसका एंगल में 60 डिग्री लेता हूं तो W प्लेन में 60 ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ इसका। मैं यहाँ एक Z प्लेन ले रहा हूं, ये Z प्लेन X और Y, और यही साथ में ही मैं ये W प्लेन ले रहा हूं, U और V। तो यहां मैंने क्या देखा, ये R क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैं बता रहा हूं मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका सेम ही आएगा, W का। जो Z का मैग्नीट्यूड निकलेगा वही W का निकला है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। 1/R सेम निकला, लेकिन यहां जो Z का निकला है हमारा थीटा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो एम्पलीट्यूड क्या निकला? माइनस के थीटा। इसमें एम्पलीट्यूड निकला है माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा।
एंगल पर वो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। कैसे होगा, अगर जेड प्लेन में मैं ये एंगल ले रहा हूं यहां थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितनी 60 डिग्री ले रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ा मैं और लंबा लूंगा, बड़ा करूंगा इसे थोड़ा सा, और जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ये जेड प्लेन में यहां थीटा, मैंने ये कहा मान लो सपोज करो ये 60 बना, कितना बना 60, तो डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगा, नेगेटिव में। तो ये डब्ल्यू प्लेन में यहां लिखे देता हूं, ये डब्ल्यू प्लेन है तो ये नेगेटिव ऐसे जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव जाएगा तो डब्ल्यू प्लेन में नेगेटिव। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड की बात, एम्पलीट्यूड तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मैं यहां जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की जगह पे रख रहा हूं 3 और वाई की जगह पे 4, तो मैग्नीट्यूड जानते हैं आप, मैग्नीट्यूड का मतलब है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 5 आया। अगर जेड प्लेन का मैग्नीट्यूड 5 आता है, कितना आता है 5, सपोज करो ये 5 है, इतना यहां तक ले लीजिए, ये पूरा 5 आया, तो डब्ल्यू प्लेन में मैग्नीट्यूड 1/r है, डब्ल्यू प्लेन में 1/r, तो डब्ल्यू प्लेन में ये 1/5, इसका मतलब अगर ये 100 मीटर है तो उसका 1/5 केवल 20 मीटर, तो ये 1/5 यहां जाएगा इधर को, और ये इतना छोटा बनेगा, यहीं तक बन पाएगा। अब तो क्लियर समझ में आ गया। इन्वर्जन, इन्वर्जन का W इक्वल टू 1/z, जेड को मैंने पोलर फॉर्म में चेंज किया, वैसे तो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा टफ पड़ जाता निकालना, यहां से मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड नेगेटिव में आया। एम्पलीट्यूड अगर इसका 60 है जेड प्लेन पर तो डब्ल्यू प्लेन पर -60 होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने 5 कर दिया तो डब्ल्यू प्लेन में 1/5 उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं आपको हम, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो मैं दोनों पे दिखाऊंगा आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। चलिए, तो मैं यहां एक एक्स एक्सिस बनाता हूं और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई। मैं पहले कोई ओरिजिनल फिगर बनाता हूं, फिर इसका रिफ्लेक्शन डालूंगा। मैंने यहां एक ट्रायंगल ले लिया और ये नाम रख दिया ABC, और ये मैंने कहा ओरिजिनल पोजीशन है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो ऐसा पड़ेगा, और ये पॉइंट B होगा, ये C होगा और ये A होगा, डैश लगा दो, तो ये रिफ्लेक्शन पोजीशन है। ये रिफ्लेक्शन पोजीशन है बस। आइए ये अब यहाँ, हाँ ये एक्स एक्सिस पर है, तो जब एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ x डैश इक्वल टू तो x, लेकिन y डैश इक्वल टू -y। ये कैसे है, अरे इधर बनेगा तो नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस के तो पैरेलल इधर को तो है ही नहीं, तो x डैश इक्वल टू x। ये बनाया मैंने अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसे लिख सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। आइए बनाते हैं अबाउट वाई एक्सिस। चलिए इसी फिगर को यूं दिखा देते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये अगर मैं कह दूं यहां A B C, A B और C, तो ये जो डैश है ये कैसी है, अब आपकी रिफ्लेक्सिव पोजीशन है और ये ओरिजिनल पोजीशन है। यहां y के नीचे तो है ही ना, यहां y डैश इक्वल टू y होगा, x डैश इक्वल टू -x होगा। तो ये अबाउट y एक्सिस के y की दोनों तरफ, अबाउट x एक्सिस x की दोनों तरफ। ये रोटेशन कोई भी कर्व किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव करते हुए मैंने मिटा दी है, बाकी तो आप पर आता है, मैंने समझा दिया है।